हाँ, सुनिएगा ध्यान से। आज का चैप्टर क्या है? पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ये पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेस है। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे कैसे? इसको ही नहीं, जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे क्लास 12 में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं लगाना, क्वेश्चन लगाओगे कंफ्यूज होगे। जो जिस प्रकार से मैं टॉपिक नोट कर रहा हूं, उस टॉपिक वाइज को कवर करते हुए इस चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना होगा पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप डीड और फीचर्स। फिर आपको पढ़ना है पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन पढ़ेंगे। ठीक, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल वर्सेस पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद अब ये तो ये इसके अंदर है क्या, इसमें आपको मेन कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। इसमें मेन अकाउंट बनाने प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलेगा कहां से स्टार्ट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट होगा, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे। फिर यहां से तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इफ एनी क्या बनाओगे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाओगे। तो इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, करेंट। तो देखो, शुरू में हम सब फॉर्मेट जान लेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर सब हेड्स होते हैं। उस सब हेड्स में क्या क्या चीजें आएंगी? पहले आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स आएगा। फिर क्या आएगा? फिर आएगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा। फिर पार्टनर्स कमीशन वर्सेस मैनेजर्स कमीशन के बारे में जानेंगे। ठीक, फिर उसके बाद पार्टनर्स मैनेजर, इंटरेस्ट ऑन लोन पढ़ेंगे, रेंट टू द पार्टनर पढ़ेंगे। फिर देखो, एक्चुअल में हमको इनको बनाने के लिए
प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, ये करंट बनाने के लिए हमको ये सारे सब हेड्स को पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये सब हेड्स है, ये सारे हेड्स कहीं ना कहीं इसके अंदर कई सारे ट्रीटमेंट, कई सारे केस, उसमें कोई ना कोई केस हमको उस अकाउंट में रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको क्या, ये हो गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू द पार्टनर है। फिर लास्ट में पास्ट एडजस्टमेंट है। इसको हम लोग एक और नाम से बुला सकते हैं, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। तो अब हम जब पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पढ़ेंगे तो हम ये सारे के सारे टॉपिक को कवर करेंगे। हम बुक्स पे जाएंगे तो बुक्स में जो क्वेश्चन है कहां पे कैसे, उसकी बुक के क्वेश्चन की तरफ नहीं जाएंगे, हम टॉपिक को कवर करते हुए तो क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो जैसे जैसे मैं बोलूंगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1, जिसका नाम है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। ठीक है, देखिए सुनिएगा। सबसे पहला टॉपिक था हमारा क्या, पार्टनरशिप की डेफिनेशन। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो है वो अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में बताई गई है। वो डेफिनेशन क्या है, बोलता क्या है, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंड पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। तो पार्टनरशिप क्या है, ये दो लोगों का, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। फ्यूचर में होने वाली प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्रीमेंट है ये। ठीक है, ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, चाहे सब मिलकर कोई बिजनेस करे, ये सबके बिहाफ पे कोई अकेला बिजनेस करे। तो पार्टनरशिप एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहां दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके बिजनेस में होने वाले फ्यूचर में प्रॉफिट या लॉस को शेयर करने का एक एग्रीमेंट करते हैं, चाहे वो बिजनेस मिलकर सब लोग करें या सबके बिहाफ में कोई एक करे। तो ये डेफिनेशन किसने प्रोवाइड की है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर है? अब अगला, अगर इसकी फीचर्स को देखेंगे तो इसमें देखिए पहला फीचर आप देख पा रहे हैं, टू और मोर पर्सन। इसमें दो या दो से ज्यादा पर्सन होते हैं, दो या दो से ज्यादा। अब बात आती है दो बताने का काम किसने किया, एक्ट ने किया। पार्टनरशिप एक्ट में दो से ज्यादा कितने होंगे उसको बताने के लिए देखिए यहां पे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 में इसका जिक्र है। कहां पे जिक्र है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 में। आप लोग नोट करते रहिए पॉइंट, जिनका थ्योरी है, यही थ्योरी जितना है जो मैं बता रहा हूं, आई बात समझ में? तो ये मिनिमम तो दो पार्टनर होंगे, इसको बताने का काम किसने किया है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्सिमम को बताने का काम कंपनीज एक्ट 2013 ने किया है। इसके देखिए सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, 464 सेक्शन में कंपनीज एक्ट बताया गया है, क्या बताया गया है कि
सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है। क्या कहता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म, बट द नंबर ऑफ पार्टनर कैन नॉट बी मोर देन 100। इट मींस कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया कि अब वो डिसाइड करेंगे कि मैक्सिमम पार्टनरशिप के अंदर कितने पार्टनर होंगे। एक प्रोविजन दे दिया, कहा एक चीज का ध्यान दीजिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट 100 से ज्यादा नहीं हो। तो कंपनीज एक्ट ने कहा 100 से ज्यादा पार्टनर डिसाइड नहीं करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म टू बी 50। तो किसने कहा ये 50 कौन बोलने वाला कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि मैक्सिमम 50 होंगे। तो मोर में कितने हैं? मैक्सिमम 50। क्लियर है? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। क्लियर हो गया तक की बात है। अगला है इट इज एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन फॉर शेयरिंग। क्या का एग्रीमेंट है? क्या का एग्रीमेंट है? शेयरिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉस। फ्यूचर में हो रही प्रॉफिट या लॉस को शेयर करने के लिए ये एग्रीमेंट होता है। फिर बिजनेस। क्लियर है? नेक्स्ट म्यूचुअल एजेंसी। क्या अगला फीचर है? म्यूचुअल एजेंसी। ये फीचर क्या कहता है? म्यूचुअल एजेंसी ये कहता है या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पार्टनरशिप चलती है, चाहे सब मिलकर करोगे तो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सबके ब्याज पे तो एक अकेला करता है तो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आई बात समझ में? तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द पार्टनरशिप बिजनेस। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, कहा गया, देखिए द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप कंसर्न में बी कैरिड on by all partner or any of them acting for all, चाहे carried by all or any one of them acting for all। डेफिनेशन लिख देखो, चाहे सब मिल करके अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करो कि सबके बिहाफ पर कोई अकेला काम करे। एम आई क्लियर? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो मैं बता ही चुका हूं आपको। क्लियर है? हाँ है ना? लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। लास्ट है लायबिलिटी। Liabilities of a partner is unlimited in partnership firm। कैसी लाइबिलिटी है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। पीपीएल में? हाँ, पीपीएल नहीं है, एलएलपी है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कशन अलग से है। ठीक है? वो एलएलपी है, पीपीएल नहीं। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? अभी जो पढ़ रहे हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है? आ गई बात समझ में? अभी क्या था? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अभी पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे। जैसे ओपीसी होता था, 1% कंपनी होता था, है ना, उसी की तर्ज पे समझाएंगे। आगे बढ़े। देखो मान लेते हैं 3 दोस्त, एक का नाम ऑनिक है, दूसरे का नाम प्रभजोत है, तीसरे का नाम जय। 3 पार्टनर है, ये 3 दोस्त है। ये तीनों दोस्त ने किया क्या? बिजनेस चालू किया। कब बिजनेस किस चीज का था बताएंगे? कपड़े का व्यापार का। हम रेडीमेड गारमेंट्स का, हम रेडीमेड, मत परेशान हो, तुम खा लेना पका के। देखो इधर इधर देखो, छिपकली ही है, देखो इधर। हाँ, कहां पे थे? हाँ, 3 पार्टनर थे। देखो ऑनिक, प्रभजोत, जय, ये 3 पार्टनर ने बिजनेस चालू किया कपड़े का, रेडीमेड गारमेंट्स का। तो इन्होंने कपड़े चालू किया बकायदा, इन्होंने बहुत अच्छे से किया। क्या? बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस चलाया, और बिजनेस चलाने के बाद
एट लास्ट में इनकी क्या आती है, प्रॉफिट्स आती है। मत बोलो। देखो ये तीन दोस्त थे, औनिक, प्रभजोत और जय। इन्होंने डिसाइड किया था, इन्होंने कपड़े का व्यापार चालू किया, बिजनेस सक्सेस चला। और जैसे कि जनरली जो सोल प्रोप्राइटरशिप में जैसे अकाउंटिंग बनती थी, इन्होंने भी ट्रेडिंग पीएल बना लिया। क्या बना लिया? ट्रेडिंग पीएल बना लिया। इन्होंने सेल्स कब रखी थी, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक मिलकर मान लेते हैं इन्होंने 8 लाख की सेल यहाँ पे की थी, कितने की, 8 लाख रुपीस की। ठीक है, सेल क्लोजिंग स्टॉक किस तरह है। इन्होंने, इनका डायरेक्ट एक्सपेंसेस आया था, इनका कितना आया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये 4 लाख का डायरेक्ट एक्सपेंसेस आया था। और इनकी ग्रॉस प्रॉफिट थी 4 लाख रुपए। ठीक है, अब ये 4 लाख रुपए ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करते हैं, इसमें नेट इनकम जो इनकी थी 50,000 रुपए, और इनडायरेक्ट खर्चा वो चाहे ऑफिस का हो, एडमिनिस्ट्रेटिव का हो, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन हो, मिसलेनियस हो, कुल खर्चा इनका हुआ था 2.5 लाख रुपए। कितना हुआ? 2.5 लाख रुपए। तो इसको देखते हुए इन लोगों ने कितनी प्रॉफिट कमा ली? 2 लाख। कितनी प्रॉफिट कमा ली? 2 लाख रुपए कमा लिया। बोलो हाँ या ना? कितना कमा लिया? 2 लाख कमा लिया। कमाया 2 लाख है। क्लियर हो गया हाँ या ना? तो अभी जैसे ही 2 लाख की प्रॉफिट देखी, क्या ये पिटारा जो है, ये पिटारा जो है किसका है? नेट प्रॉफिट। इसमें कितना पड़ा है? 2 लाख रुपए पड़ा है। क्या पड़ा है? 2 लाख रुपए पड़ा है। ये प्रॉफिट को देख करके, ये प्रॉफिट को देख करके तीनों के मन में पाप पनप गया। ठीक है, पापी हो तीनों ध्यान से। तीनों के मन में पाप हुआ कि 2 लाख रुपए की प्रॉफिट, अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप होता तो एक व्यक्ति था, पूरी की पूरी 2 लाख रुपए अपनी पॉकेट में डाल के चला जाता। क्योंकि अब यहाँ पे पार्टनर है, तो 2 लाख रुपए बटेगा कैसे? अब 2 लाख को देखते ही, 2 लाख को देखते ही तीनों के बीच में होगी लड़ाई चालू, संग्राम, महासंग्राम। ठीक है, अब वो संग्राम किस किस चीज के लिए था? वो एक कहता है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, मैंने कैपिटल ज्यादा लगाया है। दूसरा कहता है अगर स्टाफ तुमने रखा होता उसको सैलरी देते, उस स्टाफ का काम मैंने किया है, मुझे सैलरी दो। तीसरा कहता है मेरा चेहरा देख के सेलिंग बढ़ गई, मुझे कमीशन दो। तो करते करते लड़ाई, तीनों अलग अलग चीजों की मांग कर रहे हैं। आई बात समझ में? ऐसे देखते हुए लड़ाई बढ़ गई, लड़ाई बढ़ गई तो तीनों को जाना पड़ा कोर्ट। कोर्ट ने तीनों की दलीलें सुनी। कोर्ट ने कहा ना 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 ना, हमसे तुम्हारी समस्या सुलझाई नहीं जाएगी। कहे आज तुम्हारी समस्या सुलझाएंगे, कल कोई और आके खड़ा हो जाएगा, कहे मेरे भी बिजनेस में प्रॉब्लम है, आप जाओ। तो कोर्ट ये कहता है कि मैं अगर रोज सबके व्यापार, पैसा तुम लोग कमाओगे और तुम लोग के बीच में सुलह मैं करवाऊंगा, तो मेरा बाकी का काम कब होगा? ऑलरेडी कोर्ट के अंदर बहुत सारे जो केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं, वो और पेंडिंग हो जाएंगे, है ना? तो उसने तुरंत कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। किसको ऑर्डर कर दिया? कॉलोनियल गवर्नमेंट को, अंग्रेज सरकार को। अंग्रेज सरकार को ऑर्डर किया, कहा कि आप कोई ऐसा कानून लाइए जिससे इन तीनों की समस्या का निवारण हो। आई बात समझ में? इन तीनों की समस्या सॉल्व हो गई। आ गई बात समझ में? तब कुछ समय लिया कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, फिर उसने पार्लियामेंट में एक एक्ट को पेश किया
जिसका नाम था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या एक्ट का नाम था? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट में कहा गया कि पार्टनरशिप क्या है? ये एक एग्रीमेंट है। पार्टनरशिप क्या है? ये एक एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के बारे में हम लोग ने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में देख लिया था, फीचर देख लिया था उसका। तो ये एग्रीमेंट तो आपका ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ये एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्ट बना था 1932 में। कब बना था? 1932 में। तो ऑलमोस्ट 93 ईयर पास हो चुके हैं। 93 ईयर पास हो चुके इस एक्ट को बने हुए। अभी तक इस एक्ट में कोई भी अमेंडमेंट नहीं आई है। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, चेंजेस, रेक्टिफिकेशन नहीं आई। और सुनो तो सुनो, पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं बताया तो मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं, और उसको बताने के लिए उसने कंपनीज एक्ट को बोल दिया। अभी आपने पीछे देखा था ना, जब हम लोग मैक्सिमम मिनिमम नंबर पार्टनर को डिसाइड कर रहे थे, तो वहां पे पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताया गया था। वहां पे कंपनीज एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था कि वो डिसाइड करे मैक्सिमम कितने नंबर होते पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, 100 से ज्यादा नहीं। तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि 50 होंगे। कहने का समझ में आया? तो कहने का मतलब ये एक्ट बनने के बाद से अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं आई। और ये एक्ट कब बना था? जब उस समय इंडियन, इसका नाम भी था बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या नाम था? इंडियन। इंडियन के अंदर फीचर था, अगर किसी को जवान दे देते थे ना, तो उसको अपनी जान लगा करके अपनी जवान को पूरा करते थे। बात समझ में आया? जैसे हम बोले बेटा ठीक रहना, पैसा कल लाख दे देंगे, कल पूछे सर पापा बोले हैं परसों दे देंगे, परसों देंगे। सर मम्मी बाहर गई है, मतलब समझ में आया? तो मतलब हम कोई जवान नहीं है। हाँ, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कहा कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होगी, ये ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, लेकिन हम ओरल को फॉलो नहीं करेंगे। इसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। एक्ट में तो लिखा है ओरल है, लेकिन हम ओरल को फॉलो नहीं करेंगे। हम फॉलो किसको करेंगे? हम फॉलो किसको करेंगे? रिटन। मतलब जो चीजें लिखी हुई होगी हम उसी को फॉलो करेंगे, जो लिखी नहीं होगी हम उसे फॉलो नहीं करेंगे। तो अब इस पार्टनरशिप एक्ट ने इन तीनों दोस्तों की दुविधा को कैसे सुलझाया? तो इस पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने क्या दिया? प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इन्होंने क्या प्रोविजन दिया? अब इन प्रोविजन में क्या आया? प्रोविजन जब आया तो यहाँ पे पूछा गया तुम तीनों के बीच में लड़ाई किसकी थी? तो एक तरफ से आवाज आई, बोला सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने ज्यादा पूंजी लगाई थी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे चाहिए। तो यहां से अधिकारी कहता क्या आपने पहले डिसाइड किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? आपने कैपिटल ज्यादा लगाया तो आपको ज्यादा कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट वगैरह पहले बात किया था क्या? सर ऐसी तो कोई बात नहीं किया था। तो कहा जब कोई बात नहीं किया था तो कोई एग्रीमेंट नहीं किया था, तो अब काहे मांग रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नो आईओसी। अगर तुमने पहले से डिसाइड नहीं किया है तो अब मांगो नहीं, नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा लड़ाई थी सैलरी के ऊपर। क्या तुमने पहले डिसाइड किया था कि काम दिन रात करोगे और तुम नौकर का काम भी तुम करोगे और उसके लिए तुम तनख्वाह लोगे? ऐसा तो नहीं था। मालिक तुम हो, प्रॉफिट भी लोगे। अगला कहते मालिक ये प्रॉफिट भी खाएगा और सैलरी भी लेगा? नहीं। और पहले तो हमने डिसाइड भी नहीं किया था, पहले डिसाइड किया तो देते। तो कहा बात तो सही कह रहा है,
जब पहले तुमने सैलरी डिसाइड नहीं किया है तो अब मांग क्यों रहे हो? तो नो सैलरी अलाउड। फिर क्या है? कमीशन है। वही बात, पहले क्या कमीशन के ऊपर कोई बात हुई थी? क्या नहीं हुई थी? तो नो कमीशन अलाउड। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आईओडी, पहले से आईओडी की बात हुई थी क्या? नहीं, तो नो आईओडी अलाउड। ठीक है। नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर ने लोन लिया है या दिया है, फर्म से लिया है या फर्म को दिया है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने पहले से डिसाइड नहीं कर रखा रेट को, पहले से डिसाइड नहीं कर रखा, क्योंकि ये क्या इंटरेस्ट ऑन लोन के चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज होता है मतलब देना ही देना है। तो आपको कितना 6% पर एनम पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 6% पर एनम पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात आएगी। क्या आप लोगों ने पहले से डिसाइड किया कौन कितना प्रॉफिट लेगा? का नहीं। जब पहले से कोई डिसाइड नहीं किया है तो सारी प्रॉफिट सबको क्या कैसी बटेगी? बराबर से तीनों लोग प्रॉफिट को बांट लो। बराबर मतलब 1:1:1। तीनों लोग बराबर से टोटल प्रॉफिट को 3 से डिवाइड करके सबको बांट दो। बस 2 मिनट और सर, क्लियर हो गया तक की बात। लास्ट नंबर 7, विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल, विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल नो वन विल बी एडमिटेड। क्लियर है? आई बात समझ में? क्लियर है? सबको समझ में आ गया? ये बेसिक थ्योरी थी आज की। आई होप यहां तक की आपको बात समझ में आ गई। थैंक यू।